Hello everyone, welcome in Renaissance Academy. Today I am going to discuss about Neoclassical Age. तो आज हम क्या देखेंगे? Neoclassical Age को देखेंगे. Neoclassical means जो क्लासिकल थिंग्स हैं उनका नया, उनका मॉडिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में किसी जनरेशन की, हमारे दादाजी की या किसी की भी कोई वस्तु है पर्सनल या फैमिली की कोई चीज है, जैसे वॉच हुआ या कार हुई या फिर कुछ रूम का डेकोरेशन सिस्टम है, अगर हम उसको एक मॉडर्न तरीके से या उसमें कुछ हम चेंज करके, अगर सही रूप में कहें उसको चेंज करके हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो गया? नियो क्लासिकल तरीका हो गया. क्योंकि क्लासिकल को चेंज करके नए रूप में ले आना, उसका थोड़ा सा बढ़िया रूप में ले आना, तो क्लासिकल का क्या हो जाएगा? नियो क्लासिकल हो जाएगा. तो इसी तरह नियो क्लासिकल एज में क्या हो रहा है कि जो क्लासिकल हमारा लिटरेचर है उसका चेंज करके, उसके फॉर्म को, उसकी बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा चेंज करके उसको नया रूप दे करके प्रेजेंट किया जा रहा है. यही क्या है? नियो क्लासिकल एज है. अब तो हम सबसे पहले क्या जाने, अपनी जो आज की क्लास की हेडिंग है नियो क्लासिकल एज. अब जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि हिस्ट्री को कनेक्ट किया जाता है. अगर हम हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके माइंड में सेट नहीं होगा. हिस्ट्री का लोगो क्या था? कनेक्शन कटा, माइंड से हटा. तो हम आइए कनेक्ट होते हैं. पहले क्या कनेक्ट होते हैं? हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं. तो पेशेंस से मनन करते हुए शांत दिमाग से आप सुनिए. हिस्ट्री को हमने बांटा 8 डिवीजन में. 8 डिवीजन को क्या किया? कैटेगराइज किया, सब डिवीजन सबका देखा. तो हमने सबसे पहली क्लास में इंट्रो देखा, सेकेंड क्लास में ओल्ड इंग्लिश देखा, उसके बाद जो क्लास आई उसमें हमने मिडिल क्लास की इंग्लिश को देखा, तीसरी जो क्लास आई उसमें हमने रेनेसा को देखा, और रेनेसा का एंड हुआ. एंड के बाद नियो क्लासिकल एज आई. तो रेनेसा का एंड कैसे हुआ? अब यहां से हम कनेक्ट करेंगे हिस्ट्री को. बिल्कुल भी अपना ध्यान मत भटकाइएगा. हमारी हिस्ट्री क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है. रेनेसा पीरियड में स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता हावी हो गई. लोग अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करने लगे कि मॉरलिटी खत्म हो गई. प्ले वगैरह थिएटर में इस तरह परफॉर्म होने लगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे प्ले वगैरह को इस तरह देने जाने लगा कि बिल्कुल हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते थे. तो इस तरह से स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो गई, धीरे धीरे कैरोलाइन एज रेनेसा में आई, कॉमनवेल्थ आया, वहां से स्वच्छंदता फिर खत्म होने लगी. क्योंकि कैरोलाइन एज में और कॉमनवेल्थ पीरियड में फिर से मॉरलिटी स्थापित करने की कोशिश होने लगी. ठीक, यहां तक आप कनेक्ट हुए. फिर अब देखिए अंत हो गया. क्योंकि जो कैरोलिन एज था उसमें मिल्टन थे, कॉमनवेल्थ पीरियड आया, तो ये सब प्यूरिटन वगैरह ये सब पसंद नहीं करते थे कि आप स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता फैलाएं. तो यहाँ पे डिसिप्लिन बन गया. रेनेसा पीरियड में डिसिप्लिन बन गया कि आप डिसिप्लिन में रह के काम करिए. यहाँ प्यूरिटन्स लोगों ने डिसिप्लिन बना दिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ? रेनेसा की स्वच्छंदता खत्म हुई और रेनेसा पीरियड का एंड हुआ. और कौन सा पीरियड शुरू हुआ? नियो क्लासिकल एज. तो आइए लेट्स बिगिन नियो क्लासिकल पीरियड या नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एरा, आप कुछ भी कह सकते हैं. ओके, सब एक दूसरे के एज के सिनोनिम्स हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, कहां से कहां तक? नियो क्लासिकल एज 1660 से 1798 तक. अब आप पहले एक ओवरव्यू देखेंगे वन लाइनर फॉर्म में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसको हम आपको समझाएंगे. The authors tried to follow the rules of Roman classical writings, dialect and heroic couplet. Most writers were traditionalists.
heroic couplet was regarded as an art. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आथर्स क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, क्लासिकल चीजों को नए रूप में दे करके उसको न्यू क्लासिकल में चेंज कर रहे हैं। तो आथर्स ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग्स। जो रोमन टाइम में क्लासिकल राइटिंग्स थी उनको अब ऑथर जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इन्होंने ग्रीक को भी फॉलो किया, लेकिन जो अपना मॉडल इन्होंने बनाया वो रोमन क्लासिकल राइटिंग पे था। तो एक पॉइंट हुआ, ऑथर्स ट्राइड टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग। एकदम च्यूड एंड डाइजेस्टेड कर जाइए, जैसे कि फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिनको च्यूड एंड डाइजेस्टेड कर लिया जाता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे कि सॉस, जैसे चटनी हम खाते हैं उस तरह बस देखा मतलब टेस्ट लिया जाता है, उसी तरह आप हिस्ट्री को च्यूड एंड डाइजेस्टेड करिए तभी समझ में आएगी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, डायलेक्टिक एंड हीरोइक कपलेट। अब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, डायलेक्टिक मीन्स लोकल लैंग्वेज, और हीरोइक कपलेट का यूज होने लगा। हालांकि चौसर ने हीरोइक कपलेट का यूज शुरू किया, लेकिन यहाँ पे पूरा बढ़िया से यूज होने लगा। मोस्ट राइटर्स वर ट्रेडिशनलिस्ट, वो परंपरागत तरीके से बहुत सारे राइटर लिखते रहे। यहाँ पे हीरोइक कपलेट वाज रिगार्डेड एज एन आर्ट। हीरोइक कपलेट का यूज करना क्या माने जाने लगा, आर्ट माना जाने लगा उस समय। अब आप सोचेंगे हीरोइक कपलेट क्या है, अगर हम यहाँ हीरोइक कपलेट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। जो लिटरेरी टर्म की आपकी क्लास होगी वहां हीरोइक कपलेट के बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैन and his activities were taken as the main subject of the poetry. उस समय क्या हुआ कि जो मानव है, इंसान है, उनकी एक्टिविटीज को पोइट्री का मेन सब्जेक्ट मान लिया गया। ठीक है, द ऑथर्स यूज सटायर एज ए करेक्टिव टूल। भाई क्यों नहीं ऑथर्स यूज करेंगे सटायर को करेक्टिव टूल के रूप में। अगर डायरेक्ट हम किसी को जाएं और पकड़ के बुलाएं कि तुमने ये गलत किया तो उल्टा दांव पड़ जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं और हम डायरेक्ट अटैक ना करके एक सटायर के रूप में एक पूरा लिख के हम समाज में उसको दे रहे हैं, तो जो व्यक्ति अंधा होगा, या कहते हैं जो अंधा होगा वो खुद ही जानेगा कि हमने ये चीज की है, वो अपने ऊपर खुद ही ले लेगा। तो उसी तरह सटायर को जो समाज में बुराइयां थी उनको सुधारने के लिए यूज किया जाने लगा। तो यहाँ पे क्या है, द ऑथर्स यूज सटायर एज ए करेक्टिव टूल। मतलब सटायर एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम जो समाज में कुरीतियां हैं या कुछ भी हैं उनको सुधारने के लिए हम लिखते हैं, उसमें सटायर करते हैं, पूरा मजाक बनाते हैं उसको, और उससे एक सुधार का संदेश जाता है। तो यहाँ पे ऑथर्स क्या करने लगे, सटायर को एज ए करेक्टिव टूल के रूप में यूज करने लगे। ओके, द ऑथर्स वर नॉट कंसर्न टू गिव इंपॉर्टेंस टू न्यू इन्वेंशन और इमेजिनेशन। तो जो ऑथर्स थे वो क्या थे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये जो एक चीज आप देखिएगा, यहाँ नोट नहीं होना चाहिए, ये नोट लग गया है गलती से टाइपो एरर की वजह से। तो ऑथर्स जो थे वो कंसर्न थे किस पे, इंपॉर्टेंस टू न्यू इन्वेंशन ऑन और इमेजिनेशन। नया नया इन्वेंशन करने के लिए, नई नई इमेजिनेशन को वो क्या दे रहे थे, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑथर्स थे वो कंजर्वेटिव नहीं थे, तो वो इंपॉर्टेंस दे रहे थे न्यू इन्वेंशन को और इमेजिनेशन को इस एज में। अब बात यहां पहुंच जाती है 1660 में थिएटर फिर से क्या होता है, रीओपेंड होता है। क्योंकि जब रेनेसा टाइम में 2 बार थिएटर क्लोज हुआ था, एक बार तो इमोरल, एक बार प्लेग की वजह से थोड़े टाइम के लिए थिएटर क्लोज हुआ था, फिर एक बार थिएटर क्लोज जब हुआ था, मॉरलिटी जब खत्म हो गई थी तब थिएटर क्लोज हुआ था रेनेसा पीरियड में। अब उसी की बात यहाँ हो रही है कि 1660 में थिएटर रीओपन, थिएटर फिर से रीओपन हो रहे हैं। अब आपने अभी तक जो यहां तक आपने देखा, यहां तक ये पूरा ओवरऑल आपने नियो क्लासिकल एज के बारे में जाना।
अब नियो क्लासिकल एज की सब कैटेगरी डिवाइड होगी। आप कनेक्ट होइए कि नियो क्लासिकल एज चल रही है, नियो क्लासिकल एज में भी सब डिवीजन हो रहा है। अब सब डिवीजन, पहला डिवीजन क्या है? द रेस्टोरेशन पीरियड आर द एज ऑफ ड्राइडेन। एज ऑफ ड्राइडेन क्यों? क्योंकि ड्राइडेन जो थे इस टाइम के सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे, इसलिए नियो क्लासिकल एज में जो सब डिवीजन अब हो रहा है द रेस्टोरेशन पीरियड का, उस एज को द एज ऑफ ड्राइडेन कहा गया। अब आप सोचेंगे कि रेस्टोरेशन पीरियड कैसे हुआ? मोनार्की का एंड हो गया था जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई। पीछे आपने देखा बैक जो और पिछली क्लासें रही, वहां पे जब मोनार्की खत्म हो गई, चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दे दी गई। अब मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, लॉर्ड क्रॉमवेल आए, पार्लियामेंट सिस्टम चल रहा है। चलते चलते हम कहां पहुंच रहे हैं? यहाँ पे द रेस्टोरेशन पीरियड में। और रेस्टोरेशन पीरियड आते आते किसका रिस्टोर हो रहा है? जैसा कि रेस्टोरेशन पीरियड लिखा है, किसका रिस्टोर हो रहा है? मोनार्की का रिस्टोर हो रहा है। अब मोनार्की सिस्टम फिर से आ रहा है। चार्ल्स फर्स्ट मारे गए थे, उनको फांसी दे दी गई थी देशद्रोह के आरोप में। चार्ल्स फर्स्ट के बाद मोनार्की खत्म हुई, लॉर्ड क्रॉमवेल आए, लेकिन फिर देखिए फिर से मोनार्की रिस्टोर हो रही। इसलिए क्या है? द रेस्टोरेशन पीरियड आर द एज ऑफ ड्राइडेन। कहां से कहां तक? 1660 से 1700 तक। अब फिर से ये चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकेंड फिर से बन जाते हैं किंग। यहां पे लिखा है चार्ल्स सेकेंड सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से फिर से मोनार्की रिस्टोर हुई और चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं। द एज वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच कल्चर। अब यहाँ पे जो एज है फ्रेंच कल्चर से बहुत प्रभावित होती है। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन, द ब्लडलेस रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे इसको ग्लोरियस रिवोल्यूशन या ब्लडलेस रिवोल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रांति थी। जैसा कि आप लोग जब हिस्ट्री पढ़े रहे होंगे 7th 8th में या 9th 10th में, कहीं ना कहीं सिलेबस में जरूर रहा होगा, क्योंकि हाई स्कूल तक सबको सोशल स्टडीज करना होता है, कंपलसरी होता है, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो चाहे साइंस का। तो आपने वहां एक रक्त विहीन क्रांति पढ़ी रही होगी, वही बात यहाँ पे है। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन आर दी ब्लडलेस रिवोल्यूशन, यहाँ पे यही है, ये इंपॉर्टेंट रहा। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि किस इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर के किस पीरियड में ब्लडलेस रिवोल्यूशन या ग्लोरियस रिवोल्यूशन रहा, तो आप कहेंगे द रेस्टोरेशन पीरियड आर दी एज ऑफ ड्राइडेन। अगर ये नाम ऑप्शन में नहीं है, नियो क्लासिकल एज दिया हुआ है, तो आप नियो क्लासिकल एज को टिक करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें अब यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि हमने आपको हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया है। अब आपको एक एक पॉइंट समझाना है, एक एक पॉइंट बताना है, एक एक पॉइंट को एग्जाम में लेके फंसाना है यहां से, ठीक है। अब ड्राइडेन को क्या मिला एडजेक्टिव? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अब आपको नोट में नीचे लिखा हुआ मिलेगा फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। आइए रिचर्ड्स, आप बिल्कुल भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म दिया हुआ है और आप ऑप्शन नहीं पढ़े और फट से मार दिए ड्राइडेन, गलत हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म पूछ रहा है कि फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। अगर फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात हो रही तो आप ड्राइडेन को टिक करेंगे, और फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म की बात हो रही है तो आइए रिचर्ड्स को टिक करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? पूरा समझ में आया? अब आगे देखिए, ड्राइडेन को क्या एडजेक्टिव मिला? पॉलिटिकल सटायर्स। अब सॉरी, इनको पॉलिटिकल सटायर ड्राइडेन को जाना जाता है, पॉलिटिकल सटायर के लिए ड्राइडेन को जाना गया। अब यहाँ पे आप देखिए, बनियन, थॉमस हॉब्स, सैमुअल पेपीज, ये डायरिस्ट हैं, डायरी लिखने के लिए सैमुअल पेपीज का नाम बहुत फेमस है। विलियम कॉन्ग्रिव कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाने जाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट आपके ऑथर रहे हैं इस एज के, रेस्टोरेशन पीरियड के। अब आपका क्या हुआ? मैंने पहली कैटेगरी नियो क्लासिकल एज की आपको दिखाई, रेस्टोरेशन पीरियड की।
पहली नियो क्लासिकल एज का क्या था? रेस्टोरेशन पीरियड, द एज ऑफ ड्राइडन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा आपने इस स्लाइड पे देखा। अब हमारा नियो क्लासिकल एज का सेकेंड सब डिवीजन होने वाला है। देखिए, द अगस्टन एज आर द एज ऑफ पॉप। 1700 से लेकर 1750 तक द एज ऑफ पॉप क्यों कहा गया? क्योंकि अलेक्जेंडर पॉप प्रोमिनेंट राइटर रहे, जैसा कि हम पहले इंट्रो क्लास में आपको कई बार बता चुके हैं। जो किंग या क्वीन उस समय रीजन में रहे हैं, या जो राइटर या ऑथर जो उस समय सबसे एकदम हाई लेवल पर रहा है, प्रोमिनेंट रहा है, उसी के नेम पर एज रखी गई है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इस चीज को माइंड में रखिए। अब इंपरर अगस्टस 14 एडी और वर्जिल, होरेस, ओविड, इंपरर अगस्टन एज, तो इनके नाम पर ये अगस्टन एज बनी हुई है। आपको ये चीज समझा दी गई है। इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ अगस्टन एज कौन कौन है? पॉप है, एडिसन है, जोनाथन स्विफ्ट है, गोल्ड स्मिथ है, स्टील है। ठीक है, ये आपके कौन रहे हैं? यहाँ के प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। कई बार जैसे ऑप्शन में दे दिया जाता है, 4 राइटर का नाम दे दिया, आपसे पूछ लिया गया, उसमें से एक नाम मिस कर दिया गया इस एज से, और आपसे पूछ लिया गया अगस्टन एज से कौन नहीं है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है, सारे राइटर को ना आप लर्न कर सकते हैं, ना पूछा ही जाता है। अब डैनियल डिफो, इमिटेशन ऑफ वर्जिल, होरेस, ओविड। ये डैनियल डिफो क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं वर्जिल की, होरेस और ओविड को। अब बिग टोरी भी रही है, डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं उस समय। किस समय? अगस्टन एज में, द एज ऑफ पॉप में बिग और टोरी क्या है? डोमिनेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो विग्स कौन होते हैं? सपोर्टेड पार्लियामेंट, जो बिग होते हैं वो पार्लियामेंट का सपोर्ट करते हैं एंड पॉलिटिकल लिबर्टी को मानते हैं, जबकि जो टोरी सपोर्टेड द किंग एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अब बिग टोरी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बिग दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिया या पूरी डेफिनेशन दे दिया, उसमें से पूछ लिया कि इसमें से बिग का है कि टोरी का है। तो जो बिग होते हैं वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और जो टोरी होते हैं वो किंग का सपोर्ट करते हैं। वही बात यहाँ लिखी गई है, बिग सपोर्टेड पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल लिबर्टी while Tories supported the king and traditional authority। अब यहाँ पे सटायर और हीरोइक कपलेट की बात रही है। जो ये लिटरेरी डिवाइस हैं, सब लिटरेरी एक लिखने का तरीका है। जैसे हम पोएट्री लिखते हैं, पोयम लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या उसमें अलग अलग विधाएं होती है। तो सटायर जो है उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहा, हीरोइक कपलेट फॉर्म का यूज किया गया। ठीक है, 1744 ये पॉप की डेथ हो जाती है। यहाँ पे 1745 डेथ हो जाती है स्विफ्ट की, और ये नियो क्लासिकल एज यहीं से एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी वैसे तो आपको कहीं कहीं ये अलग अलग ईयर भी मिलेगा, लेकिन हम पॉप की डेथ और स्विफ्ट की डेथ जहां पे होती है वहीं नियो क्लासिकल एज का एंड मानते हैं। रैपिड डेवलपमेंट क्या हुआ? नोबेल का। उस समय जो नियो क्लासिकल एज में जो ये एज सब डिवीजन चल रहा है, इसमें राइटर की जो फर्स्ट चॉइस रही वो क्या रही? नोबेल रहा। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, ड्रामा डिक्लाइन हो गया, ड्रामा में बहुत लिखने पढ़ने का काम नहीं हुआ उस समय। ड्रामा टर्न फ्रॉम पॉलिटिकल सटायर टू मेलोड्रामा। अब ड्रामा क्या हुआ, किसमें टर्न हो गया? पॉलिटिकल सटायर से मेलोड्रामा में यहाँ पे चला आया। काफी हाउस कल्चर भी रहा इस टाइम में। कैपिटलिज्म एंड ट्रेड डेवलप्ड भी बहुत हुआ। ये कैपिटलिज्म और ट्रेड, बिजनेस और पैसे से जो व्यवस्था थी, आर्थिक जो व्यवस्था थी, वो बहुत डेवलप हुई। अब आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगस्टस टर्म कौन दिया? तो इसको कौन दिया? वोल्टेयर एंड गोल्ड स्मिथ ने अगस्टस टर्म को दिया। अब न्यू क्लासिकल एज का हमने कहां तक देख लिया? रेस्टोरेशन पीरियड देख लिया हमने। ठीक है, 2 कैटेगरी आपने देखी। अब तीसरी कैटेगरी हमारी शुरू हुई नियो क्लासिकल की एज की। सब कैटेगरी क्या है? द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अब इसके नाम आप देखते जाइएगा, इसको कितने नेम से जाने जाते हैं। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, द एज ऑफ ट्रांजिशन, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, द एज ऑफ सीडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। 1770
1798 इतने नाम से ये जाना गया। अच्छा, एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट है, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी को किसने कहा है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, किसने? मैथ्यू आर्नोल्ड ने द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा है। अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है 1700 से 1798 तक है। अब यही 1798 से आपका ये नियो क्लासिकल एज का एंड होगा और रोमांटिक एज की शुरुआत होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया द एज ऑफ स्यूडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। स्यूडो क्लासिसिज्म किसको कहा गया? नियो क्लासिकल एज को। स्यूडो माने ही होता है कि छद्म, तो अब नियो क्लासिकल एज का नियो क्लासिकल भाई क्लासिकल की कॉपी थी, उसका एक बनाया हुआ या उसको एक छद्म रूप दिया गया क्लासिकल एज को, तो इसलिए इसको द एज ऑफ स्यूडो क्लासिसिज्म कहा गया। अब स्यूडो क्लासिसिज्म एज का रोमांटिसिज्म एज की तरफ बढ़ना यहाँ पे शुरू हो जाएगा 1700 टू 1798। अब 1798 में लिरिकल बैलेड आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का एक साथ दोनों का कोवर्क है, तो यहीं पे आता है और यहीं से रोमांटिक एज की आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो अभी हम कहाँ पे हैं? नियो क्लासिकल एज में। तो इसको यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द एज इज एरा ऑफ चेंज फ्रॉम स्यूडो क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म। अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज डॉक्टर जॉनसन ने यहाँ लेकर आते हैं, और ये बहुत बड़ा डॉक्टर जॉनसन का बहुत अच्छा वर्क यहाँ पे माना गया। भाई डिक्शनरी है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की डॉक्टर जॉनसन की। द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइंग कॉमन पीपल, अब यहाँ पे कॉमन पीपल की क्वालिटी को एम्प्लॉइंग किया गया। अब प्रोमिनेंट ऑथर कौन रहे हैं? गोल्ड स्मिथ, थॉमस ग्रे, कोलिंस, ब्लेक, रिचर्डसन। रिचर्डसन कैसे रहे हैं? प्रोज राइटर रहे हैं। हेनरी फील्डिंग, ये नॉवलिस्ट के रूप में बहुत फेमस हुए। होरेस वालपोल, ये सब क्या रहे हैं? नियो क्लासिकल एज के द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के मेन राइटर रहे हैं। अगर आप द एज ऑफ सेंसिबिलिटी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट पाते हैं तो इस पे जाएंगे, नहीं तो नियो क्लासिकल एज के सब रहे हैं। अब इसमें से भी थॉमस ग्रे को और कोलिंस को, यहाँ पे जो थॉमस ग्रे हैं और कोलिंस हैं, यहाँ पे एक कोलिंस हैं, घर की साफ सफाई करने वाले कोलिन नहीं है यहाँ पे, आपका ये कोलिंस है, राइटर का नेम है। तो यहाँ पे थॉमस ग्रे और कोलिंस को वर दी प्री रोमांटिक पीरियड, इनको प्री रोमांटिक पीरियड का भी माना जाता है, क्योंकि रोमांटिक पीरियड शुरुआत होने से पहले ही थॉमस ग्रे, कोलिंस आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आपने नियो क्लासिकल एज का पूरा बैकग्राउंड जाना, उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना, और आपने उसका सब डिवीजन भी देखा, और रेनेसा पीरियड से नियो क्लासिकल पीरियड का कैसे क्या अंतर रहा, कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ये सब चीजें हमने जाना। और अगली क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे नियो क्लासिकल एज को रोमांटिक एज से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि 1798 से आपका यहाँ पे द एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहती है, और 1798 में लिरिकल बैलेड के आते ही वर्ड्सवर्थ का और कोलरिज का बहुत फेमस ये लिरिकल बैलेड वर्क है, को वर्क है दोनों का। यहीं से आपका रोमांटिक पीरियड का शुरुआत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रोमांटिक पीरियड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।